प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप और मैं हूं गुरप्रीत। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबके सामने एक साधारण से गांव के एक छोरे मंजोत की सच्ची घटना व डरावनी घटना प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हाल ही में घटित हुई है। यह घटना राजस्थान के भानगढ़ के किले की है और काफी डरावनी होने के साथ साथ काफी विचित्र भी है। इस घटना ने मंजोत के जीवन को बदल कर रख दिया और साथ ही उसकी सोच को भी बदल कर रख दिया। शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिलाता चलूं कि लाइक और शेयर का बटन दबाने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है, तो आलस का दामन त्यागते हुए पहले लाइक और फिर शेयर के बटन को दबाने का कष्ट अवश्य करें। और साथ ही जिन श्रोताओं ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर चैनल पर नए हैं तो वे लोग एक एक्स्ट्रा सेकंड खर्च करते हुए चैनल के सब्सक्राइब का बटन भी दबाते चलें। अपने हेडफोन लगाकर आंखें बंद कर लें और बाकी सब मुंह पर छोड़ दें। तो बोरिंग चीजें छोड़कर आइए उस घटना को जानते हैं। उन दिनों मंजोत एक स्टूडेंट हुआ करता था। कम उम्र में ही वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने गांव से दूर जयपुर में रहकर कर रहा था, जहां उसने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर कमरा किराए पर ले रखा था। छुट्टियों में एक बार वह अपने घर आया हुआ था और उसके गांव में उसका एक कजन भाई था जो अध्यात्म और साधना के बारे में उसे कई बातें बताया करता था और यह भी बोलता था कि वह किसी गुरु से भी जुड़ा हुआ है। परंतु यह कोई नहीं जानता था कि वह सच बता रहा है या झूठ, क्योंकि वह साधनाओं की कहानियां तो खूब सुनाया करता, लेकिन साधना कैसे की जाती है इस विषय पर कभी कुछ नहीं बताता था। इस विषय पर आगे से पूछने पर भी वह बात बदल दिया करता या कोई बहाना बनाकर कहता कि फिर कभी बताऊंगा, और कभी कभी तो साफ मना ही कर देता कि अभी मेरे गुरुजी ने किसी को भी बताने को मना कर रखा है। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब मंजोत वापस जयपुर आ गया और एक दिन अपने कमरे में वह अकेला ही था, बैठा हुआ थोड़ा बोर भी हो रहा था और सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तो अचानक उसे अपने कजन की बातें याद आने लगी, जिन पर उसे ज्यादा विश्वास तो नहीं था, लेकिन सुनकर उसे काफी मजा आता था और वह रोमांचित भी हो जाता था। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस विषय पर थोड़ी इंटरनेट पर रिसर्च कर ली जाए। उसने काफी वेबसाइट खंगाली और थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली। फिर वह सर्च करता करता YouTube पर इसी विषय की वीडियोस देखने लगा और जाने अनजाने में उसे एक चैनल पर अप्सरा साधना की जानकारी मिल गई। फिर उसने उस साधना करने की विधि भी ढूंढ निकाली और सब कुछ अपनी डायरी में नोट भी कर लिया, लेकिन उसने इस बारे में अपने साथियों को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर इन लोगों को पता चल गया तो शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब मंजोत किसी मौका मिलने की फिराक में रहने लगा कि कब वह फिर से कमरे पर अकेला हो तो अपनी साधना प्रारंभ करे। कुछ समय बाद दिवाली की छुट्टियों में उसके साथी अपने अपने घर चले गए, लेकिन मंजोत ने अपने घर फोन करके बहाना लगा दिया कि उसकी कोचिंग पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसे मिस करने से उसकी पढ़ाई को काफी नुकसान होगा, इसलिए वह छुट्टियों में घर नहीं आ पाएगा। पहली छुट्टी वाले दिन ही वह धार्मिक पूजा पाठ के सामान वाली दुकान पर गया और जो जो साधना सामग्री उसे चाहिए थी वह सब लेकर आ गया। और पूरी तैयारी करने के बाद नहा धोकर पहले उसने धूप बत्ती जलाकर पाठ करते हुए पहले गणेश जी की पूजा की, फिर अपने इष्ट देव, कुल देवी, ग्राम देवता आदि का पूजन किया और फिर जैसा उसने वीडियो में देखा था, शिवजी को अपना गुरु मानकर गुरु पूजन किया और उनके मंत्र की एक माला जाप करने के बाद प्रार्थना करी कि वे उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दें और साथ ही अप्सरा साधना करने की अनुमति प्रदान करते हुए यह भी आशीर्वाद दें कि उसकी यह साधना सफल हो जाए और उसे फलानी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो जाए। सारे प्रारंभिक कार्य कर लेने के बाद उसने हाथ में थोड़ा जल लेकर अप्सरा का नाम लेते हुए उसकी 5 दिन की साधना करने का संकल्प लिया। फिर इस साधना के लिए लाई हुई विशेष माला और अप्सरा यंत्र का पूजन करने के बाद माला हाथ में लेकर अप्सरा मंत्र का जाप करने लगा। इसी तरह उसे 3 दिन हो गए साधना करते करते, लेकिन उसे किसी तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ जो कुछ भी उसने YouTube पर वीडियोस में बताया गया था। और अब वह थोड़ा निराश होने लगा और सोचने लगा कि लोगों ने शायद YouTube पर व्यूज के लिए झूठी बातें ही बताई हैं, वरना मेरे साथ कुछ तो अनुभव होना चाहिए था। और इतनी दिव्य बातें जो बताई गई हैं, इन पर यकीन भी तो करना मुश्किल है। अगर ऐसे चमत्कार हुआ करते तो हर कोई क्यों ना कर लेता। ये सब सोचते सोचते ही पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। अगला दिन मंजोत के लिए काफी बोरियत भरा रहा। वह काफी निराश महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने फिजूल में ही छुट्टियां बर्बाद कर दी।
अगर घर चला गया होता तो कम से कम घर वालों के साथ तो होता और त्योहार का भी मजा ले रहा होता। शाम होते होते उसके दिमाग में आया कि अब छुट्टियां खराब हो ही गई हैं, तो जिस काम के लिए वह कमरे पर रुका है उसे पूरा तो जरूर करना चाहिए। कम से कम बाद में यह मलाल तो नहीं रहेगा कि क्या पता अगर काम पूरा कर लेता तो कुछ हासिल कर ही लेता, और वैसे भी कामयाबी या नाकामी तो ऊपर वाले के हाथ में है। फिर उसने चौथे दिन भी अपनी साधना जारी रखी और आज का मंत्र जाप भी पूरा कर लिया, लेकिन आज भी उसे कोई अनुभव नहीं प्राप्त हुआ। अब वह और भी ज्यादा निराश होकर बिस्तर पर लेटा हुआ यह सोचता हुआ सो गया कि ये सब बकवास और मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई बातें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। सोते सोते वह एक सपने में किसी मेले में घूम रहा था। वह कोई अनजानी जगह लग रही थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था, या शायद गया भी हो तो उसे याद नहीं था, लेकिन यह सपना बहुत ही रियल लग रहा था। मेले में घूमते घूमते अचानक ही मंजौत की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पहली नजर में तो कोई आम लड़की ही लग रही थी, लेकिन मंजौत ने गौर किया तो उसके सपने में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, पर वह लड़की रंगीन दिखाई दे रही थी और ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड के आगे वह काफी चमकदार रंगों में अलग ही दिखाई दे रही थी। थोड़ा और गौर करने पर उसे वह लड़की जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष के लगभग होगी, वह साधारण ना होकर अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। मंजौत थोड़ी देर मंत्रमुग्ध सा होकर कुछ देर तक उसी की खूबसूरती को निहारता रहा। वह आश्चर्यचकित होकर अभी सोच ही रहा था कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, जिसे जो भी कोई देखेगा तो देखता ही रह जाए, और जितनी देर भी चाहे देख लो, मगर मन ही नहीं भरता। तभी उसे आभास होता है कि वह लड़की भी काफी देर से मुझे ही देख रही है और बीच बीच में मुस्कुरा भी रही है। फिर उसे लगा कि जैसे कोई ट्रेन आ रही हो और ट्रेन ट्रेन की घंटी जैसी आवाज करती हुई उसके पास से ही गुजर रही है। इतने में उसकी आंख खुल गई और उसने देखा कि उसका अलार्म ट्रेन ट्रेन की आवाज करते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मंजौत आज काफी खुशनुमा मूड में उठा था और वह सपने में देखा हुआ दृश्य उसे बार बार मन में दिखाई दे रहा था। वह फ्रेश होकर अपने लिए चाय और मैगी बनाते हुए फिर से यही सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की क्या वास्तव में भी हो सकती है। वह नाश्ता करते करते उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ कुछ सोच ही रहा था। तभी उसे वीडियो में देखी एक बात याद आई। दरअसल वीडियो में उसने देखा था कि यह जरूरी नहीं कि अप्सरा हमेशा साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप यानी फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो ही जाती है। कई बार वह अदृश्य रूप यानी इनविजिबल फॉर्म में भी आ सकती है, और बहुत से साधकों को तो स्वप्न में आकर भी दर्शन दे देती है। अब मंजौत को काफी हद तक यकीन होने लगा था कि हो ना हो उसने सपने में अप्सरा ही देखी है और उसकी अब तक की साधना बेकार नहीं गई है। आज उसकी साधना का 5वां दिन था, जो कि आखिरी दिन भी था। आज अपनी साधना मंजौत ने काफी उत्साह के साथ आरंभ करी और आंखें बंद करे हुए मंत्र जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने कमरे में किसी लड़की की पाजेब की आवाज सुनाई देती है और वह उसे सुनकर सिहर उठता है। उसके पूरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस हुआ कि कोई लड़की पाजेब पहने हुए उसके कमरे में चल रही है और साथ ही उसे एक बड़ी ही मनमोहक सुगंध भी आ रही थी। वह बुरी तरह से डर गया था। एक बार तो उसका मन हुआ कि आंखें खोलकर देख ले कि कौन है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वीडियो में बताया गया था कि साधना करते समय यह सब हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि अप्सरा साधक से बात करने की कोशिश करे, लेकिन साधक को अपना मंत्र जाप पूरा होने से पहले ना तो अपनी आंखें खोलनी है और ना ही अप्सरा की किसी बात का जवाब देना है। मंजौत जब तक अपना मंत्र जाप पूरा करता है, आखिर तक उसे उसी तरह की आवाजें कमरे के अंदर सुनाई देती रही। फिर जाप पूरा करके जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो कमरे में उसे कोई दिखाई नहीं दिया और वह सुगंध और आवाजें आनी भी बंद हो गई। मंजौत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी साधना सफल हो चुकी है या नहीं, और वीडियो में जो साधना की सफलता के लक्षण बताए गए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वह सोचता है कि शायद अप्सरा कल की तरह सपने में आकर उसे सिद्धि प्रदान कर दे, और आज उसने अपना अलार्म भी बंद कर दिया था। यह सब सोचता हुआ मंजौत न जाने कब सो गया, और फिर उसकी आंख अगले दिन ही खुलती है, लेकिन सपने में अप्सरा से मिलना तो दूर, उसे उस रात कोई सपना ही नहीं आया था, और अगर आया भी होता तो उसे कुछ याद ही नहीं था। अब दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी और उसके साथी भी वापस लौट आए थे। फिर से पहले की तरह वह अपनी सामान्य दिनचर्या में दिन बिताने लगा, लेकिन अब वह पहले के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव रहता था
और उसने यह भी महसूस किया कि लोग अब उसकी तरफ थोड़ा आकर्षण महसूस करते हैं। खासकर लड़कियां तो उसे ज्यादा ही अटेंशन देने लगी हैं। जो लोग पहले उससे बात भी नहीं किया करते थे, वे भी उसके साथ वक्त बिताना पसंद करने लगे थे। एक वीकेंड पर कमरे पर रहने वाले ये तीनों लड़के और इन्हीं के ग्रुप के 4 और लड़के बैठे गपशप कर रहे थे, तो अचानक एक लड़के ने सुझाव दिया कि क्यों ना भानगर का किला देखने चलें। सब जानते थे कि भानगर का किला भारत की टॉप मोस्ट हाउंटेड जगहों में आता है, क्योंकि राजस्थान में यह जगह काफी मशहूर है और वहां से यह जगह ज्यादा दूर भी नहीं है। शाम होते होते इनका प्लान पक्का हो जाता है और इनमें से एक लड़का बोलता है कि क्यों ना अभी चला जाए, क्योंकि हाउंटेड प्लेस को देखने का असली मजा तो रात में ही आएगा। क्या पता भूत महाराज के दर्शन ही हो जाएं। और यह सुनकर सभी लड़के हंसने लगते हैं। असल में ये सभी लड़के आज के जमाने के मॉडर्न ख्यालात रखते थे और इन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, और सभी को लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें लोगों को सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। अब इस कहानी में मंजौत के अलावा 6 लड़के और आ जाते हैं, इसलिए मैं इनमें से किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो आगे कहानी में मैं किसी का भी नाम ना लेकर इन्हें लड़के ही कहकर संबोधित करूंगा। दोस्तों, मैं कहानी सुनाना यहीं पर बंद कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बुरा भला कहने लगे, मैं आपको बताता चलूं कि आगे की कहानी आपको गुरप्रीत सुनाने वाली है। और आप सभी दोस्तों से हम दोनों का अनुरोध है कि कहानी के अंत में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको किसकी आवाज ज्यादा अच्छी लगी और आप अगली कहानी किसकी आवाज में सुनना पसंद करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा भूलने से पहले अभी सब्सक्राइब बटन दबा डालो, ताकि अगली सभी कहानियां आप तक बिना विलंब पहुंच जाएं। साथ ही लाइक और शेयर भी अवश्य करें। मगर डिसलाइक वाला बटन खराब हो रखा है, उसे दबाने पर कई बार करंट का झटका आ जाता है, इसलिए उसे टच ना ही करें तो अच्छा है। उसके अलावा सभी बटन ठीक हैं, आप चाहे दबाकर चेक कर लो और कोई खराब निकला तो मुझे बता देना। और ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए कहानी की ओर दोबारा चला जाए। नाउ ओवर टू गुरप्रीत। थैंक्स दीप। तो भानगढ़ जाने का प्लान पक्का होने के बाद शाम होते होते मंजोत और उसके दोस्तों ने एक टैक्सी बुक कर ली थी और ये लोग अपने खाने पीने का सामान बाजार से खरीद कर ले आए और जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। टैक्सी के आने में अभी आधा घंटा बाकी था तो सभी लोग कमरे में दारू के पैक खड़काने लगे। करीब 7-8 बजे टैक्सी आने पर तुरंत ही उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और चलते चलते टैक्सी में भी वे लोग बीच बीच में दारू के पैग लगाते रहे। उन्होंने ड्राइवर को भी दारू ऑफर की, मगर वह बोला कि मैं ड्यूटी करते समय नहीं पी सकता। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर सभी ने खाना खाया और हल्के होने के बाद फिर से चल दिए। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था और करीब 10 बजे तक इनकी टैक्सी एक पतले से रास्ते पर आ जाती है, जहां पर दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे। ये बहुत ही सुनसान और डरावना जंगलनुमा इलाका था। कुछ और देर तक उस रास्ते पर चलने के बाद वे लोग भानगढ़ किले के गेट पर पहुंच चुके थे। यह किला एक ऐसी जगह पर स्थित था जहां पर किला 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और चौथी तरफ किले की काफी ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिन पर एक जगह पर बहुत बड़ा और भारी भरकम गेट लगा हुआ था, जिस पर एक बड़ा सा ताला भी लगा हुआ था। 10 बजे से 11 बजे के बीच का टाइम हुआ होगा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किले का गेट बंद पड़ा था। गेट के पास ही एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि शाम के 6 बजे के बाद इस किले में प्रवेश निषेध है। चारों तरफ घुप अंधेरा था। केवल उनकी टैक्सी की हेडलाइट से जो रोशनी आ रही थी, उसी के कारण उन्हें वह गेट और उसके पास लगा हुआ बोर्ड दिखाई दे रहा था। सभी लड़कों ने इस किले के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जैसे शाम होने के बाद अगर कोई इस किले में रह जाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। खासकर मंगलवार के दिन अगर कोई वहां शाम होने के बाद जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। और इसी तरह की और भी कई बातें जिन पर इनमें से किसी को भी यकीन नहीं था। ये लोग अभी उस बोर्ड पर लिखी हुई बातें पढ़ ही रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे कि तभी गेट के अंदर की ओर से आती एक आवाज सुनकर ये सभी लड़के चौंक जाते हैं। कौन है? कौन आया है यहाँ पर? कौन हो? ये आवाज सुनकर सभी लड़के हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इन्होंने अभी अभी तो किले के बाहर लगे बोर्ड पर पढ़ा था कि शाम के 6 बजने के बाद किसी भी आदमी या औरत का इस किले में रुकना मना है। लेकिन ये क्या? ये तो किले के अंदर से आती हुई किसी आदमी की आवाज थी, न कि किसी भूत प्रेत या चुड़ैल की। और इस आवाज को सुनकर एक ही पल में इनके दिमाग में कई सवाल दौड़ गए। जैसे क्या अंदर ना रुकने वाली बात सिर्फ हाइप करने के लिए है? क्या इस किले की बातें लोगों ने अपने मन से ही बनाई हैं? क्या सब अफवाहें भर हैं?
दरअसल उस किले पर काफी अनहोनी घटनाएं होने पर वहां पर सरकार ने कुछ पुलिस वालों की रोजाना नाइट ड्यूटी लगा दी थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि ये पुलिस वाले रोजाना सुनिश्चित करें कि शाम के 6 बजे से पहले पहले किला पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और जानबूझकर या फिर गलती से भी किले के अंदर कोई आदमी या औरत ना रह सके। उस किले पर अक्सर होने वाली बुरी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा था। लेकिन अगर उस किले में रुकने वाले लोगों पर अगर भूतों का हमला होता था तो पुलिस वाले वहां कैसे रात गुजार सकते थे? आखिर वे लोग भी थे तो इंसान ही, तो क्या उन्हें भूतों से कोई खतरा नहीं था? असल में उस किले के मेन गेट के पास ही अंदर की तरफ एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, जिसके आगे काफी सारे यंत्र मंत्र और कई सारी भगवान की मूर्तियां आदि लगा रखे थे, ताकि कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति इसके पास ना आ सके। और इसके पास ही एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, जो चारों तरफ से लोहे से ढका हुआ था। इसी कमरे में 3 पुलिस वाले हर रोज सूर्यास्त होने से पहले घुसकर गेट बंद कर लिया करते थे और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले नहीं खोलते थे। अब ये लोग वहां पर जिद करने लगे कि अंकल प्लीज गेट खोलो और हमें अंदर आने दो, हम लोग काफी दूर से ये किला देखने आए हैं, हम जल्दी जल्दी किला देखकर वापस चले जाएंगे। और अंदर से पुलिस वाले लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा वापस चले जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है, हमारे लिए इस समय गेट खोलना संभव नहीं है, इससे तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम लोग कल दिन में वापस आ जाना और तब अंदर आने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थोड़ी देर पुलिस वालों के साथ बहस करने के बाद जब इन्होंने देखा कि ये पुलिस वाले किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने वाले, तो इन्होंने थोड़ा बदतमीजी से भी बात करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की ताकि ये लोग वापस चले जाएं, मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे और ऊपर से उन्हें उल्टा सीधा भी बोलते जा रहे थे। इन लोगों के साथ काफी माथापच्ची करने के बाद अंत में पुलिस वालों ने अपने दफ्तर में फोन कर दिया और बताया कि यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए हैं जो कि अंदर आने के लिए जिद किए जा रहे हैं और मना करने पर हमें बुरा भला बोल रहे हैं, इसलिए वहां से किले पर बैकअप भेजा जाए और इन लोगों को यहाँ से बलपूर्वक हटा दिया जाए। पुलिस वालों की ये सारी बातचीत इन लड़कों ने भी सुन ली थी, जिसे सुनकर ये लोग आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि अब अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तभी इनका जो टैक्सी ड्राइवर था उसने बताया कि इस किले में जाने का एक और भी रास्ता है जो किले के पीछे की ओर से निकलता है और मैं आपको उस रास्ते पर छोड़ सकता हूँ, वहां से आप पैदल चलकर सीधा किले में पहुंच सकते हो। यह सुनकर ये सभी लड़के तुरंत ही मान गए। टैक्सी में बैठकर ये लोग फिर से चलने लगे। काफी देर तक जंगल के सुनसान रास्तों पर चलने के बाद ड्राइवर ने एक जगह पर एक पगडंडी जो जंगल में जा रही थी उसके सामने टैक्सी रोक दी और सभी को वहां पर उतार दिया। ड्राइवर ने बताया कि इस पगडंडी पर चलते चलते आप लोग सीधा किले के अंदर दाखिल हो जाओगे। यहाँ से थोड़ा आगे ही एक गांव है जहाँ पर उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वह वहीं पर जाकर रात गुजारेगा और सुबह उनको लेने अपने आप आ जाएगा। उस पगडंडी पर काफी आगे पेड़ों के बीच में से एक पहाड़ दिखाई दे रहा था और उस पहाड़ की चोटी पर संगमरमर से बना हुआ एक मंदिर भी था जो चांद की दूधिया रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर बताता है कि यहाँ की मान्यता है कि उस मंदिर में जो कोई भी जाकर कुछ मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और उसी पहाड़ को पार करते ही आप लोग सीधा किले के अंदर पहुंच जाओगे। इतना कहकर ड्राइवर वहां से चला गया और ये सभी लड़के भी उस पगडंडी के रास्ते जंगल में उस पहाड़ की ओर चलने लगे। ये लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हुए और बीच बीच में मजाक मस्ती करते हुए चल रहे थे। सभी लड़के इस खूबसूरत जंगल और इसकी साफ हवा व स्वच्छ वातावरण का लुत्फ उठा रहे थे। ये लोग काफी खुश थे कि अब तो उनकी रात के समय किला देखने की इच्छा पूरी होने ही वाली है कि तभी थोड़ा ही आगे आने पर इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज की आवाज है जो ना किसी जानवर की, ना किसी पक्षी की और ना ही इंसानी आवाज लग रही थी। ऐसी आवाज इनमें से किसी ने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर इनमें से एक लड़का बोला कि किसी जानवर की ही आवाज होगी, क्योंकि हमें कौन सा सभी प्रकार के जानवरों के बारे में पता है। लेकिन उस आवाज को इग्नोर करके ये लोग अभी थोड़ा ही आगे आए थे कि इन्हें और भी कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, जो कि और भी ज्यादा अजीबोगरीब होने के साथ साथ काफी भयंकर और डरावनी भी लग रही थी। लेकिन इनमें से किसी को भी डर नहीं लग रहा था, और अगर किसी को डर लग भी रहा होगा तो वह भी अपनी बहादुरी और निडरता का ही प्रदर्शन करता रहा होगा। ये लोग इन भयंकर आवाजों को इग्नोर करते हुए बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। शायद सफर के दौरान पी हुई दारू का भी कुछ असर रहा होगा जो इन्हें निडर बना रहा था। असल में यह जंगल स्थानीय लोगों द्वारा भूतिया माना जाता था।
और रात के वक्त इस तरफ कोई नहीं आता था। अभी ये लोग अपनी मौज मस्ती में चल ही रहे थे कि अचानक इन्हें एक इंसानी आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ बचाओ, जो कि कहीं पास ही से आ रही थी। जब इन लोगों ने आसपास देखा तो एक गड्ढे में इनका ही एक साथी गिर गया था। ये वही लड़का था जो भूत प्रेतों का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाता हुआ आ रहा था। थोड़ी मशक्कत करने के बाद जब इन लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया तो देखा कि उसे छोटी मोटी चोटें लगी थीं और कुछ कांटे भी चुभ गए थे। साथ ही वह बहुत घबराया हुआ भी था। पूछने पर उसने बताया कि मुझे किसी ने उठाकर काफी जोर के साथ हवा में उछालकर उस घड़े में फेंका था, लेकिन बाकी लड़कों में से कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि यह ग्रुप का सबसे निडर लड़का था और वह बार बार अपनी घबराहट भरी आवाज में एक ही बात बार बार बोल रहा था, तो उसकी ऐसी डरी हुई हालत देखकर बाकियों को भी अब थोड़ा डर तो लगने लगा था। लेकिन सबने कहा कि यह जो तू बात कह रहा है ऐसा होना संभव नहीं है, यह केवल तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा कहकर इन लोगों ने अपना मन किसी तरह समझाया और इस बात को इग्नोर करके यह लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अब इन लोगों ने यह तय किया था कि अब से सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। कुछ दूर और आगे जाने पर एक बार फिर से इनके साथ वही घटना दोबारा हुई और एक बार फिर से एक लड़के को उसी तरीके से किसी ने हवा में उठा करके आगे फेंक दिया। और जब वह हवा में उछलकर गिरा तो इस बार उसके साथ चल रहा एक और लड़का जो उसका हाथ पकड़कर चल रहा था, उसने यह सारी घटना होते हुए देख ली थी। और इस बार जैसे ही उस दूसरे लड़के ने यह सब होते हुए देखा तो वह और गिरने वाला लड़का, ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और सारे लड़के जो एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे, उसी समय सब लोग दौड़कर उन दोनों लड़कों के पास आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। फिर जब उन दोनों लड़कों ने बताया कि फिर से पहले की तरह एक लड़के को किसी अदृश्य शक्ति ने उठाकर हवा में उछालकर नीचे गिराया है और इस बार एक दूसरे लड़के ने यह सब होते हुए भी देखा है, ये सुनकर अब सबकी बोलती बंद हो गई और सभी लड़कों को काफी डर लगने लगा। और अब सबको यकीन भी हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो पैरानॉर्मल है। ये घटना होने के बाद अब सभी लड़कों को बार बार आभास होने लगा कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। कभी लगता कोई राइट साइड में चल रहा है तो कभी लगता जैसे 3-4 लोग लेफ्ट साइड से भाग कर निकले हों। सभी लड़कों के बार बार सिहर उठते और उनके रोंगटे खड़े हो जाते। सभी लड़के अब काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर उनमें से एक लड़के ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक एक डंडा लेकर चलें। सभी को उसका सुझाव पसंद भी आया, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। सभी ने पास के पेड़ों से एक एक डंडा तोड़ लिया और फिर से चलने लगे। चलते चलते इन लोगों को 1 घंटे से ऊपर हो गया था और ये लोग डरते डरते पहाड़ के मंदिर की तरफ यह सोचकर चले जा रहे थे कि किसी तरह पहाड़ की चोटी पर बने मंदिर में एक बार पहुंच जाएं तो वहां इन अदृश्य और नेगेटिव शक्तियों से सुरक्षा मिल जाएगी। थोड़ी देर और चलने के बाद इनमें से एक लड़का अचानक बोलता है कि तुम सबने एक चीज नोटिस करी क्या? हम लोगों ने जब इस पगडंडी पर चलना शुरू करने से पहले उस मंदिर की तरफ देखा था तो यह मंदिर जितना दूर दिखाई दे रहा था और अब हमें जब चलते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी भी वह मंदिर उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। ना तो वह मंदिर हमसे दूर हुआ है और ना ही हमारे पास आया है। ऐसा लग रहा है कि इतना चलने के बाद भी उस मंदिर की दूरी उतनी ही है। यह सुनकर सभी ने इस बात पर गौर किया तो सब हक्के बक्के रह गए और अब इन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा। सबको लगने लगा कि इस जगह पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और हमारे साथ कोई छल हो रहा है। हम सब किसी नेगेटिव एनर्जी के जाल में फंस चुके हैं। अब ये लोग हड़बड़ाहट में फैसला करते हैं कि किसी तरह वापस उसी रोड पर चलते हैं और उस ड्राइवर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस जंगल में किसी के फोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था तो फोन करने का तो सवाल ही नहीं था। तभी एक लड़के को याद आया कि उसके फोन में हनुमान चालीसा का ऑडियो पड़ा हुआ है। उसने फोन पर हनुमान चालीसा चला दी और ये लोग वापस सड़क की ओर तेज तेज चलने लगे। रास्ते में एक जगह एक लड़के के फोन पर मैसेज आता है जो कि स्पैम था, लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर फोन ने थोड़ा सिग्नल पकड़ा है। उसने तुरंत ही ड्राइवर का नंबर मिलाया तो ड्राइवर का फोन आउट ऑफ रीच था। उसने दोबारा कोशिश करी मगर फिर से वही कंप्यूटर बोला कि डायल किया गया नंबर पहुंच से बाहर है और इतने में फिर से सिग्नल चला गया। ये लोग तेज तेज चलते हुए और बीच बीच में थोड़ा भागते हुए, गिरते पड़ते हुए सड़क की ओर बस चले जा रहे थे और वह अदृश्य शक्ति भी इनके पीछे पड़ी हुई कभी किसी को नीचे गिराती, कभी किसी को पीछे से धक्का लगता तो कभी कोई पत्थर या लकड़ी हवा में उछलकर किसी लड़के को लगती और किसी हॉरर फिल्म के जैसी डरावनी आवाजें तो लगातार ही आती रहीं। बड़ी ही जद्दोजहद करने के बाद ये लोग वापस उसी सड़क तक पहुंच जाते हैं
जहां इन्हें ड्राइवर ने टैक्सी से उतारा था। अब वापस आते हुए पूरे रास्ते ये लोग फोन पर हनुमान चालीसा सुनते हुए साथ साथ खुद भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और साथ ही जय श्री राम, जय बजरंग बली, पवन पुत्र हनुमान की जय जैसे जयकारे लगातार लगाते हुए आए थे। शायद भगवान ने इनकी सुन ली थी, क्योंकि अब सभी के फोन पर सिग्नल आ रहा था और इनमें से एक लड़का फिर से बजरंग बली का नाम लेकर दोबारा ड्राइवर का नंबर डायल करता है। तो इस बार पहली बार में ही ड्राइवर का फोन लग गया, लेकिन रिंग जाती रही पर ड्राइवर ने फोन ही नहीं उठाया। उसने फिर से दूसरी और फिर तीसरी बार फोन डायल किया, मगर ड्राइवर फोन उठा ही नहीं रहा था। तो ये लोग वहीं सड़क पर निराश होकर बैठ गए। पर खतरा अभी टला नहीं था। वह अदृश्य शक्ति अभी भी लगातार अपनी मौजूदगी इनको महसूस करवा रही थी। ये लोग वहीं एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हनुमान जी का नाम जपते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि हे पवन पुत्र हनुमान, हमारी रक्षा करो और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। थोड़ी देर में अचानक ही एक लड़के का फोन बजता है और एकदम से फोन की तेज आवाज आने से सभी लड़के डरकर सिहर उठते हैं। लेकिन एक बार फिर से शायद भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली थी और टैक्सी ड्राइवर का फोन आ रहा था। उसने फोन पर ज्यादा बात ना करते हुए ड्राइवर को फौरन उस जगह वापस आने को कहा जहां पर ड्राइवर ने उन लोगों को उतारा था। अभी 15-20 मिनट ही बीते होंगे कि इन्हें टैक्सी की हेडलाइट से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही टैक्सी इनके पास आकर रुकी तो सारे लड़के हड़बड़ाहट में भागकर जल्दी जल्दी टैक्सी में घुस जाते हैं। इन्हें इस हालत में देखकर ड्राइवर भी समझ जाता है कि जरूर इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई है। वह इन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, मगर इनमें से कोई लड़का भी कुछ बताने की हालत में नहीं था। ड्राइवर यह सोचकर हक्का बक्का रह गया कि ये सभी लड़के तो इतने बहादुर और निडर लग रहे थे, लेकिन फिर भी इनकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। टैक्सी अभी वहीं खड़ी थी और सबके बैठ जाने के बाद ड्राइवर समेत सभी लड़के अपने अपने ख्यालों में अपनी परिस्थिति का आकलन कर ही रहे थे कि अचानक एक धम्म की आवाज के साथ पूरी टैक्सी हिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी चीज टैक्सी की छत पर आकर गिरी हो, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर देखे कि क्या हुआ है। और सभी लड़के ड्राइवर को भी बोलने लगे कि बाहर मत निकलना भैया, बाहर बहुत खतरा है, आप जल्दी गाड़ी चलाओ और यहाँ से हमें बाहर निकालो। ड्राइवर इस इलाके को अच्छी तरह जानता था और वह बोला कि मैं इस इलाके में आता ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कई गांवों में मेरे रिश्तेदार रहते हैं और मैंने इस इलाके की बहुत सी कहानियों और घटनाओं के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। अब रात के 12 बज चुके हैं और मेरी जानकारी के अनुसार हम लोग आज की रात तो इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुझे एक मंदिर का पता है और अगर हम लोग किसी तरह वहाँ पहुंच जाएं तो हम सबकी शायद जान बच जाए। सभी लड़के ड्राइवर की बात से सहमत थे और ड्राइवर सड़क पर टैक्सी को दौड़ाने लगता है। चलते चलते टैक्सी की छत से टक 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 की आवाज आती है, जैसे कोई जोर जोर से किसी लोहे की चीज को ठोक रहा हो। सुनकर सबकी घिग्घी बंध जाती है और फिर से सबको बजरंग बली याद आने लगते हैं। आगे एक जगह पर सड़क के किनारे एक काली साड़ी में औरत दिखाई देती है जो हाथ निकालकर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही होती है। उसे देखकर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। उसके पास से गुजरते वक्त इन्हें दिखता है कि उसके बाल आगे की तरफ थे, जिनसे उसका चेहरा ढका हुआ था, और जिस हाथ से वह इशारा कर रही थी उसकी चमड़ी काले रंग की दिखाई दे रही थी, जैसे कि जली हुई चमड़ी हो, और नाखून भी काफी बड़े हुए दिखाई देते हैं। उसे क्रॉस करते ही इन्हें किसी औरत की एक बड़ी ही भयानक और रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई पड़ती है जो इनके रोंगटे खड़े कर देती है। थोड़ा और आगे आने पर इन्हें वही औरत फिर से दिखाई देती है, पर इस बार वह सड़क के बीचों बीच उसी ओर चल रही होती है जिस तरफ ये लोग जा रहे थे। ड्राइवर फिर से स्पीड बढ़ा देता है और गाड़ी सड़क से थोड़ी नीचे उतारकर उसके साइड से गाड़ी निकाल देता है और गाड़ी एक पेड़ से टकराती टकराती बाल बाल बचती है। फिर एक बार वह औरत फिर से एक पेड़ की डाल पर उल्टी लटकती हुई दिखाई देती है, मगर इस बार भी उसका मुंह दूसरी ओर था। बचते बचाते हुए उस मंदिर के पास जाकर टैक्सी रुकती है। ड्राइवर सभी लोगों को अभी टैक्सी के अंदर ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं जाकर बात करता हूँ और पूछ कर आता हूँ कि क्या हम सभी लोगों को इस मंदिर में रात गुजारने की अनुमति मिल सकती है या नहीं। फिर ड्राइवर अकेला ही टैक्सी से बाहर निकलकर मंदिर के द्वार के पास चला जाता है और बाकी के सभी लोग टैक्सी के अंदर से ही देख रहे थे कि ड्राइवर वहाँ किसी आदमी से बात कर रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन दोनों के बीच में बहस हो रही हो। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर अपना निराशा से भरा हुआ चेहरा लेकर वापस आता है और बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ रात गुजारनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ रुकने के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जाएगा। मंदिर की देखरेख करने वालों को भी अच्छी तरह से पता था
कि रात के वक्त वहां जो कोई भी आता है वह भारी मुसीबत में फंसा हुआ होता है और आसपास और कहीं भी संरक्षण नहीं मिल सकेगा और मजबूरी में उनकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब इन लोगों के पास इतने पैसे तो थे नहीं और मंदिर वाले पैसे लिए बिना इन्हें अंदर आने नहीं देते, और साथ में मंदिर के कर्मचारियों के पास हथियार भी थे, तो ये लोग जबरदस्ती भी मंदिर में नहीं घुस सकते थे। तो अब वहीं पर खड़े खड़े ये लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर तक दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद ड्राइवर बोलता है कि चलो मेरे रिश्तेदार के गांव चलते हैं, जहां पर आप लोगों को छोड़कर मैं गया था। आज की रात आप लोग भी मेरे रिश्तेदारों के घर पर ही बिता लेना, लेकिन इस मंदिर पर आने की वजह से हम उल्टी दिशा में आ गए हैं, इसलिए वहां पहुंचने में इस बार थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। एक बार फिर से इनकी यह एडवेंचर राइड शुरू हो जाती है और टैक्सी अभी मंदिर से करीब 200-300 गज दूर ही गई होगी कि रोड पर एक टी पॉइंट आ गया। ये लोग अभी थोड़ी देर पहले इसी टी पॉइंट से मुड़कर मंदिर तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ आकर ड्राइवर टैक्सी रोक देता है। सब एकदम से गाड़ी रुकने पर ड्राइवर से पूछने लगे कि क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? अभी तो आप ही बोल रहे थे कि यहाँ पर हम सबकी जान खतरे में है। तो जवाब देते हुए ड्राइवर बोलता है कि मैंने अपना बचपन इन्हीं सड़कों पर घूमकर बिताया है और मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे रास्ता याद ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नई जगह पर हूँ और पता ही नहीं कि किस तरफ जाना है। फिर आगे क्या हुआ, वे लोग कहाँ कहाँ गए और उन पर आगे जो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, और क्या ये लोग जिंदा बचकर वापस जा पाए या वहां पर उनके साथ कोई अनिष्ट हो गया और बुरी शक्तियां इन पर हावी हो गईं? ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा व अंतिम भाग अवश्य देखें। दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अब तक की कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ या फिर किसी और रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ।